तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस कार्यक्रम के दौरान आपको हम मिलवाते हैं राजेश मिश्रा जी से। राजेश मिश्रा जी बीजेपी के एक नेता हैं और वह साथ साथ सीपी गौतम इंस्टीट्यूट के प्रबंधक भी हैं और वह 2022 चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। वह तैयारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वह दो विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो शहर पश्चिमी और माणिकपुर विधानसभा की तैयारी कैसे कर रहे हैं यह सब उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले राजेश मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप 2 विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी। जबकि दोनों जगह पर बीजेपी के ही विधायक हैं। जी। और एक वहाँ पे मिनिस्टर भी हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप उनकी तैयारी को लेकर क्या? नहीं, वो तो पार्टी का डिसीजन रहता है ना। पार्टी अपने किस कार्यकर्ता को कहाँ से लड़ाती है और किनको कहाँ एडजस्टमेंट करती है, वो डिसीजन पार्टी का होता है। बशर्ते हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका जनता को बताते हैं, उनका लाभ भी जनता तक पहुंचवाने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री जी अलग अपना कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपना अलग कार्य कर रहा है। जैसे चित्रकूट की विधानसभा है, मऊमानीपुर विधानसभा, वहाँ भी हम हमारे जैसे प्रयागराज में इंस्टीट्यूट हैं, अपने 3-4 इंस्टीट्यूट हैं, तो उसके शिक्षण के माध्यम से वैसे हमारे चित्रकूट में डिग्री कॉलेज है, ITI कॉलेज है, BTC है। तो जो अपना समाज के लिए कर सकते हैं परोपकार वो करते हैं, और जो अपना हो सकता है अपने बल पे, सरकार के बल पे और सरकार की योजनाओं के द्वारा कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाते हैं, रखते हैं। और हर व्यक्ति जो भी राजनीति से जुड़ा होता है उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि वो राजनीति में चुनाव लड़े, राजनीति के ऊपर पायदान तक पहुँचे। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है, वो भी ऊपर पहुँचता है। तो हम भी एक कार्यकर्ता हैं और अपना उसी आधार पर तैयारी कर रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो हमको चित्रकूट लड़ा दे, पार्टी चाहे तो हमको प्रयागराज लड़ा दे। प्रयागराज में हम शहर पश्चिमी में बहुत काम किए हैं, इसी तरह हम चित्रकूट के मऊमानीपुर विधानसभा में बहुत सारे काम किए हैं। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है और समाज में हमारी बड़ी स्वच्छ छवि है। हर लोग बड़े एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हमको जानते हैं और हम उसी तरह हर छोटा से छोटा व्यक्ति के दरवाजे में जाकर और उसको ससम्मान उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं। जिस भी एंगल पे उसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे मदद करते रहते हैं। तो एक इच्छा होती है कि हमने किसी के लिए मदद किया और लोग हमको मान रहे हैं, तो हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता हमको चाहेगी और हमको जिताएगी। अगर पार्टी हमको लड़ाएगी कहीं से भी। हमने 2017 में भी चुनाव के लिए टिकट मांगा तो शहर पश्चिमी से, और अपनी पूरी तैयारी किया था। तो यहाँ से माननीय सिद्धार्थ जी आ गए तो उनको हमने तन मन धन से उनके पीछे लग के उनको जिताने का काम किया। आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। इसी तरह जब उपचुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, तो हमने बांदा लोकसभा में। तो मेरा सवाल ये है कि शहर पश्चिमी में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं वहाँ के, जबकि वहाँ पे एक काबिल विधायक भी हैं, तो क्यों समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं? इसका समस्याएं तो देखिए अनंत होती हैं, जैसे आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, समस्याएं नहीं। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट की बात किया जाए, जैसे यहाँ पर शहर पश्चिम अति पिछड़ा था, जहाँ पर विकास का कार्य कोसों दूर रहता था। हमारी भाजपा की गवर्नमेंट आई और हमारे मंत्री जी बने, यहाँ के विधायक मंत्री जी बने, और यहाँ पर प्रयागराज का विकास जितना हुआ और शायद कभी इतिहास में हुआ होगा। और उसी विकास के कड़ी में शहर पश्चिमी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, जितना कोई सोच नहीं सकता। शहर पश्चिम में बताइए, एयरपोर्ट हो गया, यहाँ की सब रोडें चौड़ी हो गई, यहाँ सर बिजली की व्यवस्था कंप्लीट हो गई। जो भी विकास के कार्य थे, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, लोग चलने पे गिर जाते थे, आज एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। और यहाँ पर चाहे वो आवास की ग्रामीण हो या शहर में आवास की सुविधा लोगों को रहती थी, जो भी समस्याएं होती थी काफ़ी दूर हुई हैं। तो राजेश मिश्रा जी ये बताइए कि आपकी शहर पश्चिमी की योजनाएं क्या क्या हैं, आपके मुद्दे क्या क्या हैं शहर पश्चिमी के लिए? नहीं, हमारी तो चूँकि सरकार है, यहाँ पर जो भी योजनाएं हैं सब जनता तक पहुँच रही हैं, लागू हो रही हैं। हमारी तो कोई सरकार के खिलाफ जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे जनता को जो भी जरूरत पड़ती है उसको तुरंत वो सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर कहीं कोई ये नहीं हो रहा कि हम विधायक बनेंगे, हमको आप लड़ाइए तो हम ये कर देंगे। ऑलरेडी हमारी सरकार कर रही है, हमारे मंत्री कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं।
जिसको जो उसने जो कहा कि हमको ये दिक्कत है, उसकी दिक्कतें सब दूर हो गई। आपके मुद्दे क्या होंगे 2022 के लिए चुनाव नहीं, मुद्दे ये है कि हम विकास कर रहे हैं, जैसे हम विकास कर रहे हैं, मुद्दे देखा जाए तो विकास के मुद्दे ही गायब हो गए। नहीं, वो तो देखिए विपक्षकार होता है, विपक्ष वाले बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। हमारी जो योजनाएं हैं, और ये योजनाएं अभी तक आप देख लीजिए, एक निष्पक्ष भाव से अगर आप देखेंगे, जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, हमारे प्रदेश सरकार की योजना है, वो ऊपर से अगर आती है तो डायरेक्ट नीचे तक व्यक्ति के पास 100% पहुंचती है। पहले क्या होता था, पहले लोग स्वयं प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो अपने मुंह से स्वीकार करते थे कि हमारा अगर 1 रुपया चला केंद्र से तो 85 पैसा रास्ते में अटक गया, 15 पैसा वहां तक पहुंचता था। अब ये समस्याएं कुछ नहीं रही। अब तो डायरेक्ट जनधन योजना के तहत खाते खुल गए हैं। कोई भी योजना लाभार्थी के पास आती है, डायरेक्ट उसके खाते में जाती है। बिचौलिया का कोई रास्ता ही बंद हो गया। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको 10 रुपया मिला तो 9 रुपया हमारा बाहर चला गया, 1 रुपया मिला है, कुछ नहीं। अगर 10 रुपया आया तो 10 रुपया सीधे खाते में आ गया और लाभार्थी को सीधे लाभ डायरेक्ट मिल गया। तो ऐसा अब उसमें नहीं है। हम उसी योजनाओं को लेके जाएंगे जो आपने पूछा कि आपके मुद्दे क्या होंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके जनता के बीच में जाएंगे कि आप पहले की तुलना कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए। चलिए हम विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं। तो विधानसभा में क्या बीजेपी अपने विधायक, बीजेपी के विधायक को ही रोल बैक करेगी या किसी और को चुनेगी? ये तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठती है हमारे पार्टी का, डिसीजन कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। यहाँ तो एक कमेटी होती है और सब निर्णय लेते हैं, टोटल समीकरण बनाए जाते हैं कि किसको लड़ाए, कहाँ से लड़ाया जाए, किसको लड़ाने से क्या फायदा हमारा है और कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट किया जाए। भाई हर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है यहाँ पर। ये नहीं कि एक व्यक्ति अगर एक सीट पे बैठ गया वो हमेशा वही रहेगा, ऐसा नहीं। ये हमारी बीजेपी में यही खूबी है कि देखिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, वो एक समय था कि जो विधानसभा और लोकसभा के लिए कहते थे कि हमको टिकट दिया जाए, लेकिन उनको पार्टी ने उठा के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया। तो यहाँ पे एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा मौका मिलता है ऊपर जाने के लिए। तो अगर हम ये सोच लें कि नहीं अब हमारे सीट में तो माननीय मंत्री जी हो गए तो अब हम कहाँ जाएंगे, तो ऐसा नहीं। हम अपना कार्य कर रहे हैं ना, पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उम्मीद भी लगाए रखें कि हमारा कार्य पार्टी देखेगी तो निश्चित रूप से हमको मौका देगी। अच्छा, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पार्टी ठीक है माननीय मंत्री जी को रिपीट कर दें, यहाँ पे हम चाहते हैं तो हमको बहुमानी को से लड़ा दें। भाई वहाँ भी हमारी तैयारी पूरी थी और वहाँ पर अभी उपचुनाव हुआ, वहाँ पे अगर पार्टी ने निर्णय लिया था, समीक्षा किया था, वो नंबर 1 पे ही थे। तो अगर आनंद शुक्ला जी विधायक बन गए, उनको मौका मिला, दोबारा वहाँ से हमको लड़ा दें, आनंद शुक्ला जी को दूसरी सीट दे दें, मंत्री जी को दूसरी सीट से लड़ा दें। भाई ये तो राष्ट्रीय नेता हैं, ये तो कहीं से लड़ सकते हैं। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, जिस विधानसभा में कार्य करेंगे वहीं उम्मीद लगाएंगे। बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं ये तो पूरे प्रदेश भर में काम किया है इन्होंने, ये तो यहाँ से विधायक है, यहाँ तो काम उनका दायित्व तो है जनता का काम करना। अन्यथा प्रदेश के मंत्री होने के नाते हर विधानसभा में इन्होंने काम किया, ये तो कहीं से खड़े हो जाएंगे, कहीं से जनता इनको जिता देगी। लेकिन हम लोगों के लिए दूसरी जगह जाने में समस्या होगी, हमारी पहचान नहीं है, हमारी जहाँ पहचान है हम वहीं से उम्मीद लगाएंगे। तो ये बात है। तो आप ये बताइए, आप पहले बसपा में थे, बसपा पार्टी में काम किया था और शहर पश्चिमी के जो विधायक हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आप बसपा में भी रह चुके हैं और अब आप बीजेपी में हैं इस समय। तो दोनों पार्टियों में आपको कौन सी पार्टी की राजनीति सबसे आसान लगी? देखिए हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर राष्ट्र हित में देखा जाए तो जो बीजेपी की सोच है और जो बीजेपी कार्य कर रही है, तो बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। देश हित में, समाज दोनों पार्टियों में काम किया, तो आप अपने अनुभव को बताइए। वही कर रहे हैं। तो देश हित में, राष्ट्र हित में जो बीजेपी की सोच है, बीजेपी की कार्यशैली है, वो हिंदुस्तान की किसी पार्टी में नहीं है। और बीजेपी के अंदर जो थिंक टैंक बैठे हैं, एक से एक सोच रखने वाले, देश के प्रति, समाज के प्रति और समाज के नीचे से गिरे हुए तबका के प्रति सोच जो है वो अन्य किसी में नहीं है। अन्य में तो किसी में स्वार्थ वाली राजनीति होती है। बसपा में हमने राजनीति किया और बसपा में बहुत नज़दीक रहे। उन्हें माननीय पूजा पाल जी को 2 बार विधायक भी बनवाया और अपने पूरा दम लगा के, और उसमें भी जो भी था कोई हम उसको कमी नहीं मानेंगे, इसलिए कि बसपा का भी शासन जो भी था वो अच्छा था। उसमें कहीं कोई आरोप प्रतिरोध तो पार्टियां लगाती हैं, तो उसमें हमने ये नहीं, हम व्यक्तिगत में अपना वो बता रहा हूँ
कि उसमें। राजेश मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपको भविष्य में अगर बसपा से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो आप क्या बसपा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बसपा से क्यों लड़ेंगे? बसपा तो नहीं, अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है। नहीं, बस हमने देखिए चुनाव लड़ने के उद्देश्य से बसपा हम किसी कमी की वजह से नहीं छोड़े। आपको मैं क्लियर कर दूं, बसपा ने ना मुझको निकाला और ना ही मैंने बसपा को छोड़ा ये कमी दिखा के कि बसपा में एक कमी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने स्वयं महसूस किया कि शहर पश्चिमी में विधायक पूजा पाल 2 बार हैं, बसपा विधायक हैं, बड़ी नेता हैं, तो भाई इनका टिकट तो कट नहीं सकता। हम भी राजनीति कर रहे हैं और एक कुछ पायदान में खड़े होने के लिए, विधायक बनने के लिए कर रहे हैं, सांसद बनने के लिए कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से पूजा पाल का टिकट तो कटेगा नहीं, तो हम दूसरे पार्टी में आ जाएं। और हम उस समय आए जब भाजपा का कोई ये नहीं था कि यहाँ से जो हमारे डिप्टी सीएम है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 2 बार इसी पश्चिम विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा है और दोनों बार 10,000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिला। और फिर लोकसभा में जब लड़े तो इसी विधानसभा से उनको लाखों से जीत दिला दी गई, जनता ने जीत दिलाया। तो हम 2014 लोकसभा के पहले ये नहीं हुआ कि पार्टी में केंद्र में भाजपा सरकार बनी तब हमने ज्वाइन करी लालच बस। नहीं, हम कोई लालच बस नहीं ज्वाइन किया था। हम ये था कि पश्चिमी में भाजपा को कोई उस तरह नेता नहीं है। केशव मौर्य जी दूसरी जगह जाएंगे, वही बड़े नेता हैं, संगठन में थे। तो हम पश्चिमी में पूजा पाल अगर बसपा से रहेंगे तो हम भाजपा से आ जाएंगे तो हमको मौका मिल जाएगा। उसी नज़र से हम भाजपा ज्वाइन किए और यहाँ पे तैयारी किए। लेकिन लास्ट में चूँकि राष्ट्रीय सचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भाजपा के माननीय सिद्धार्थनाथ जी को केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लड़ाने के लिए हमने उनका स्वागत किया और उनको जितवाया। तो ये उसमें था। तो बसपा में अभी जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए तो हमने भाजपा ज्वाइन किया है। अच्छा, भाजपा के लिए भी हमने इसलिए 2 विधानसभा वो कर लिया। कोई ये भी नहीं है कि सर हमको आप यहाँ से नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम नाराज होंगे, कुछ नहीं। हम तो ऑप्शन दिए हैं कि आप हमको यहाँ लड़ाइए तो मेरी तैयारी पूरी है, आप वहाँ से लड़ाइए तो मेरी तैयारी पूरी है। जितने भी आपके कैंडिडेट होंगे, अगर किसी भी कैंडिडेट से मेरी छवि खराब है तो मैं एकदम बिल्कुल मना कर दूंगा, मुझको टिकट ना दीजिए, मेरे से अच्छा वो व्यक्ति है, आप उसको लड़ा दीजिए, वो पार्टी जीतेगा। तो हम पार्टी के हित का कार्य करने के लिए पार्टी में त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये जब जान रहे हैं, व्यक्ति स्वयं अपना वो नहीं करता, लेकिन चूंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी। तो बहुत सारे उच्च संस्थान जो हैं वो बंद होने के कगार पे हैं, बहुत सारा नुकसान होता जा रहा है और वो बंद हो रहे हैं। तो इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? अब देखिए, ये तो दैवीय आपदा है, ये कुदरत का है, इसमें किसी व्यक्ति का या कोई सरकार का दोष नहीं है। ये तो महामारी है, पूरा विश्व इस समय इस संकट से गुजर रहा है, जिसमें एक छोटा सा छोटा व्यक्ति और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति प्रभावित है। वो चाहे आर्थिक रूप से ले लीजिए, चाहे सामाजिक रूप से ले लीजिए, या कोई भी एंगल पे। भाई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति भी प्रभावित है, शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, सब युवा वर्ग की सारी शिक्षाएं बाधित हो गई और वो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को जो सिखाया जाता है, आज वो घर में बैठा हुआ है। जो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं। ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन क्लास से बच्चा अगर मतलब परिपक्व हो जाए तो फिर स्कूल कॉलेजों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वो बात नहीं होता। वो तो एक ये है कि मजबूरी बस किया कराया जा रहा है। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना अंतर होता है मैडम, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बच्चा हमारे पास आएगा तो उनको हम अपने ढंग से रहन सहन से लेके, उसके वेशभूषा से लेके, उसको शिक्षा के बारे में, पूरा समाज के बारे में सब बताएंगे। ऑनलाइन में तो जो हमको पॉइंट टू पॉइंट ही बताना है, उस लिमिटेड है कि हम 45 मिनट का हम क्लास ले रहे हैं, 45 मिनट में आपके जो सब्जेक्ट के पॉइंट है वो बताएंगे। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम चर्चा पर चर्चा करते हैं, कोई टॉपिक को हम छेड़ते हैं कि हम किसी अपने नेता को या किसी अपने समाज सुधारक के बारे में या अपने भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अगर करें तो उस चैप्टर को हम चढ़ा देंगे तो वो कोर्स में तो नहीं रहता, लेकिन वो सामाजिक दायरे में आता है, जो व्यक्ति का ज्ञान वर्धन होता है। तो वो सारी शिक्षाएं कॉलेज से ही मिलती हैं और वो शिक्षक के द्वारा ही प्रदान की जाती है। और बाकी जो कोर्स हैं, कोर्स तो चलते रहते हैं, तो उसमें अंतर, दोनों में बहुत अंतर है। राजेश मिश्रा जी से आगे भी बात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो राजेश मिश्रा जी, ये बताइए कि उच्च शिक्षण संस्थान हो या फिर तकनीकी संस्थान हो, वहाँ की जो गुणवत्ता की जो स्तर है, वो जो लेवल है, उस सब में कमी आ रही है, या कुशलता की बात करें उसमें भी कमी आ रही है। तो इसका कारण क्या है? इन सब का कारण देखिए, विश्व महामारी है, इसमें कोई सरकार या व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। हम शिक्षण संस्थाएं खोल के बैठे हैं, हम अपने स्टाफ को पूरे सैलरी दे रहे हैं और ये उम्मीद के साथ कि अब ठीक होगा, महामारी ठीक होगी तो बच्चे आएंगे, उनको पढ़वाएंगे। तो ये तो महामारी से बचने के लिए सरकार ने उपाय किया, भाई शिक्षण संस्थाएं बंद नहीं होंगी तो और बहुत जटिल समस्याएं होंगी। भाई शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं के मालिक होने के साथ साथ हम एक एज ए गार्जियन भी हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ने जाता है तो सबसे हम पहले देखते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहले आपको सुरक्षित रखते हैं कि भाई हम मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज हमारे पास हो, दूरियां बना के रहें, सोशल डिस्टेंस में का पालन करें। और हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजेंगे तो वहाँ पर जरूर रखेंगे कि एक क्लास में 10 बच्चा ही बैठेंगे, लेकिन अगर पीरियड छूटा तो आपस में कहीं ना कहीं वो 4 घंटे में 6 घंटे के अंतराल में आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से किताब कॉपी लेंगे, बैग का आदान प्रदान होगा, खेलेंगे। तो अगर कहीं उस दरमियान कोई अगर बच्चा संक्रमित रहता है तो पूरा क्लास का क्लास संक्रमित हो जाएगी, तो वो बचाव कर पाना मुश्किल है। तो एज ए गार्जियन के रूप में हम सोचते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार भी एज ए गार्जियन के रूप में ही है, वो भी चाहती है कि ऐसे कोई भी बच्चा हमारा संक्रमित न हो और वो माहौल पूरा समाज संक्रमित ना हो। भाई हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा लाड प्यार दुलार रखता है और अपने से ज्यादा सेफ्टी बच्चा के प्रति रहती है माता पिता की। माता पिता अगर कष्ट में है लेकिन बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहते, तो ये तो मजबूरी है, इसमें सरकार का और कोई पार्टी का या व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये तो महामारी है, महामारी जैसे ठीक होगी फिर उसको सरकार पूरा भरपूर महामारी की व्यवस्था है तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो सरकार ने तो देखिए कितना उपाय कर रही है, सरकार खाली तो बैठी नहीं है कि महामारी आ रही है हम कोई रोकथाम न करें, रोकथाम के पूरा उपाय कर रही है। वैक्सीन का बराबर रिसर्च चल रहा है पूरा विश्व में, कहीं अभी उसका कारगर नहीं, लेकिन फिर भी अन्य विश्व की तुलना में हमारे देश में जो स्थिति नियंत्रण में है वो किसी देश में नहीं है। हमारे भारत में तो कोरोना भी पूर्णतः क्षेत्र से नियंत्रण में है। आप कैसे कह सकते हैं नियंत्रण में? डेली 90 हजार मामले आ रहे हैं। ये मामले आए, लेकिन अन्य बीमारी को तुलना आप कर लीजिए ना। अन्य बीमारी में अन्य बीमारी तो अभी देख ही नहीं सकते हैं। आप अगर वही करें कि तुलना कर लीजिए, अगर अन्य बीमारी की तुलना करेंगे तो कोरोना तो बहुत पीछे रह जाएगा। अन्य बीमारी में कितने मौतें होती हैं और होती चली आई। तो अन्य बीमारियों की प्रॉब्लम दूसरी है, लेकिन ये कोरोना जो है वो दूसरी ही समस्या है। बिल्कुल पहले ये भी जैसे अन्य बीमारी होती थी, जैसे आपको डेंगू हो गया या अन्य बीमारी आई, कई ऐसी बीमारियां आई, उसका नाम तो इस समय जबान में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी यही था कि छुआछूत की बीमारी है या आप वायरल फीवर चल रहा है, किसी ने खांस दिया, पहले भी होता था कि इसमें सीजन आया भाई वायरल फीवर है, किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया तो दूसरे को वो संक्रमण हो गया। वैसे ही ये भी कोरोना है, ये भी छुआछूत की बीमारी है, किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया, किसी ने टच कर दिया तो वो फैल गया। तो अब इसकी रोकथाम के लिए भी हमारे यहाँ काफी, आप मान चलिए कि 1% ही तो जा रहे हैं, 99% फिर भी बच जा रहे हैं। अन्य तुलना में बहुत सारी बीमारियां आई और चल भी रही हैं, उसमें तो इससे ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो सरकार पूरा रोकथाम कर रही है, इसमें कहीं कोई सरकार की कमी नजर नहीं है। लेकिन यह है कि ये महामारी तब तक नहीं दूर हो सकती जब तक कोई वैक्सीन आ नहीं जाती। तब तक के लिए हम सबको, पूरा समाज को ही स्वयं पे सुरक्षित रहना चाहिए, अपने आप में सोच पैदा करके। सरकार के भरोसे न रहना चाहिए कि भाई सरकार ये करेगी, क्यों नहीं कर रही। सरकार तो कर ही रही है। सरकार यानी हम आम आदमी ही तो सरकार के अंग हैं। हम आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षा के उपाय करेंगे तो अगला देखने वाला व्यक्ति भी सुरक्षा के उपाय सोचेगा। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो है समाज में शिक्षण संस्थान जो होते थे वो सेवा भाव के नजरिए से खोले जाते थे, लेकिन अब ये एकदम संगठित बिजनेस की तरह हो गया है। सेवा भाव तो एकदम खत्म सा लग रहा है। तो नहीं, इसमें सेवा भाव की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है। और ये संस्थाओं का उद्देश्य ही समाज सेवा और सेवा भाव है। भाई सबसे बड़ा अगर धर्म है तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति का ही कार्य है। वह शिक्षा ही ऐसा समाज का परोपकार का साधन है जिससे समाज का उद्धार होता है।
तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये सब लोग हो गए, तो ऐसा नहीं है, सारे लोग नहीं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कुछ लोग अपना इसको व्यवसाय के रूप में मान रहे हैं, लेकिन अभी भी 90% लोग तो यही मान चले हैं कि हम, अगर कोई बच्चा गरीब का भी आ रहा है तो हमारा फर्ज है, ठीक है, उसके फीस नहीं है, कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम पढ़ाएंगे। ना उसको टार्चर किया जाता है ना कुछ, और उसकी किताब कापी से लेके हर एंगल पे मदद की जाती है। और कुछ हैं जो वो थोड़ा सा अपना हिताशाही अपनाते हैं, लेकिन सब नहीं है। और जो करते भी हैं उसमें सरकार उसको नियंत्रण करती है। सरकार का जो उद्देश्य है वही शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य है, सरकार के अधीन है। सरकार ने जो निर्णय कर ली कि ऐसे करना है, उसका अच्छा सा पालन शिक्षण संस्थाएं करती हैं। 1-2% की बात नहीं करते कि जो थोड़ा सा अपने आप में रहे कि नहीं हम सरकार को नहीं मानेंगे। अगर नहीं सरकार को मानोगे तो सरकार आपको मनवाएगी। भाई नियम कानून तो सबके लिए है ना, तो कानून के दायरे में तो हर व्यक्ति है ना। तो चलिए रोजगार की बात करते हैं। आज युवा रोजगार चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और इस दिन युवा ने बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मनाया। तो इसके पीछे कौन सी नीति जिम्मेदार आपको लगती है? देखिए, जो बेरोजगारी की समस्या है ये पूरा भारतवर्ष में है, और ये समस्या कोई पार्टी या सरकार की देन नहीं है। ये समस्या, ये देन है हमारा जनसंख्या वृद्धि की। भाई अगर मान लीजिएगा हमारे पास 10 नौकरियां, 10 केवल पद हैं और उसमें 1000 आवेदन आते हैं, तो पद तो 10 ही भरे जाएंगे। 9,990 तो वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। आप ये तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो रोजगार के कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं ये चीज, जो सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने और माननीय मोदी जी ने जो वादा किया था रोजगार देने की, वो अच्छा दे रहे हैं और वो लागू भी हो रहा है। देखिए जैसे मुद्रा कोष की स्थापना इन्होंने कर दिया। उससे क्या है, अगर और व्यवसाय परक शिक्षा प्रणाली जो इन्होंने लागू कर दिया, जैसे ITI किया हुआ बच्चा को वो बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अगर वो जो भी व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करके जाता है, उसके लिए अगर पैसा नहीं है तो मुद्रा कोष के तहत बैंक में जाकर वो ऋण ले सकता है, और उससे अपने लेवल पे अगर वो दुकान चलाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, पान का डिब्बा खोलना चाहता है, टायर के पंचर बनाना चाहता है, जो जिस लेवल पर पढ़ाई किया है वो उसके लिए है, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आता। उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो 100 रुपया पा रहा हो, चाहे 10,000 रुपया कमा रहा हो, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का भरण पोषण के लिए इस्टेब्लिश गवर्नमेंट उसको कर रही है। तो गवर्नमेंट यही रोजगार होते हैं। तो विपक्ष इसको नहीं सोच रहा, विपक्ष इसको सोच रहा है कि हमारे पास सरकारी नौकरियां अगर 69,000 भर्ती हैं तो 69,000 रोजगार मिल जाएगा, बाकी क्या करेंगे। उसमें जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, हर साल बच्चे इतना पढ़ लिख के निकल रहे हैं, तो सबको सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। सरकारी नौकरी की बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट संस्थानों में भी जो है मौके खत्म हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। प्राइवेट संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं एक लिमिटेड हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे मानिएगा हमारी कॉलेज है, हमारे कॉलेज में अगर मानिएगा 50 अध्यापक हैं, 50 टीचर रख सकते हैं हम, तो 50 ही रखेंगे और उसमें 5,000 कैसे रख सकते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक लिमिट है कि अगर फैक्ट्री चल रही है उसमें 100 वर्कर की जरूरत है, 100 रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो स्वयं रोजगार कर सकते हैं, स्वयं बिजनेस कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार सारे संसाधन मुहैया करा रही है। उसके लिए देखिए बराबर नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है कि भाई कोई बेरोजगार ना रहे, उसको आप दे। लेकिन उसका सही सदुपयोग अगर करे, जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपये बैंक से ऋण ले लिया, तो 10,000 लेके वो 10,000 का कोई सामान लेके उसको रोजगार चालू कर दे। अगर लाख रुपए का ऋण ले रहा है तो लाख रुपये लेके उसको चालू कर दे। गवर्नमेंट उसे ब्याज भी नहीं ले रही, सुविधा भी दे रही है। तो ये सारी गवर्नमेंट तो बहुत कार्य कर रही है, लेकिन अब ये है उसको विपक्ष को भी मुद्दा है कि अरे इतना बेरोजगार, ये सारी चीजें आ जा रही हैं। तो बीजेपी नेता जो हैं वो अपने सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में सरकार फेल है, या अंकुश नहीं लगा पा रही है अपराधों को लेकर? देखिए, अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी। देखिए, अपराध की मामले में अगर तुलना की जाए, पिछले गवर्नमेंट जो भी रही हैं, सपा बसपा की रही हो, कांग्रेस बहुत दिन से नहीं आई, और इधर भाजपा की गवर्नमेंट है। जिस दिन से भाजपा की गवर्नमेंट बनी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो आपने देखा कोई ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ
जो खुलेआम कह दे और विधान सभा में कह दे कि अपराधियों को ठोक दो, और उसी तर्ज पर अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के उनका सफाया करने में सरकार लगी हुई है। आप अपराधियों को ठोकने में विश्वास रखते हैं? आपको हम नहीं देश के कानून पर नहीं, कानून पे क्यों नहीं भरोसा? कानून भी इसीलिए बना है ना। अगर अपराधी है, वो गैंगस्टर, उसके ऊपर लागू हुआ है, वो फरार है और पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहा, तो कानून उसके लिए ना भाई। अगर हम अपराधी को पकड़ने, पुलिस पकड़ने जा रही है, अपराधी भाग रहा है तो क्या करेगा? अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है तो पुलिस क्या करेगी? हत्या थोड़ी बढ़ जाएगी भाई, पुलिस को भी गोली चलाना पड़ेगा। अब उसमें ये अगर अपराधी पहले फायर कर देता, पुलिस वाला मरेगा, अगर पुलिस पहले फायर कर देती, अपराधी मरेगा। तो अब पकड़ने के लिए, अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस के तो हाथ खुले हैं ना। कानून इसीलिए बनाया गया, पुलिस विभाग या सेनाएं या ये इसीलिए बनाया गया है। दूसरी बात कि इसमें जो अपराध नियंत्रण की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो समाज में दो तरह के अपराध होते हैं। एक तो पेशेवर होते हैं जिनको शौक होता है कि मैं अपराधी बन जाऊं, मैं भी, मेरा नाम हो, मैं इंटरनेशनल बन जाऊं, माफिया बन जाऊं, तो शौक से करते हैं। पढ़े लिखे कम होते हैं और शुरू से ही वो इस लाइन में चले गए, चोरी डकैती ये करना वो करना, जेल जाना उनके लिए आम बात होती है। दूसरे अपराध वो होते हैं कि जिन्हों आपस में समाज में वैमनस्यता होती है, चाहे वो चुनावी रंजिश हुई हो या जमीनी विवाद हुए हों। तो अब इसमें सरकार उसमें जिनके जैसे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, सरकार तो नियंत्रण कर रही है भाई। एक थाना है, चौकी है और बीट के सिपाही हैं, तो अगर 10,000 की बस्ती है, उसमें 4 सिपाही हैं, तो हर घर में तो नहीं जानेगा कि इससे कब लड़ाई होने वाली है। लोग लड़ाई किए और एक दूसरे को बदला की भावना से मार दिए। तो अब इस तरह की जो घटनाएं घट जा रही हैं, तो इसको भी सरकार नियंत्रण कर रही है। लेकिन जो घटनाएं हैं वो इसी तरह आपसी विवाद की घटनाएं होती हैं। तो आप ये बताइए राजेश जी कि राजनीति में जो है अपराधीकरण बढ़ा है, कम हुआ है या बढ़ा है, या अभी भी संरक्षण प्राप्त है? नहीं, इसमें जो हमारी सरकार है, जो हमारी पार्टी है, ये तो राजनीति में कोई अपराधियों के लिए जगह ही नहीं दी है। और जितने भी अपराधी राजनीति में आ रहे थे, उनको बहुत दूर, उनको सीधे सीधे जेल के सलाखों में भेज दिया है और अपने पार्टी में कोई जगह उन्होंने नहीं दिया है। और दूसरे पार्टी में भी जो अपराधी थे, उनको भी नियंत्रण करने के लिए, उनको भी जो धाराएं होती हैं उसके लगा के उनको भी जेल के सलाखों में भेजने काम कर रही है पार्टी और सरकार। तो सरकार का कोई संरक्षण अपराधियों के प्रति नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मणिकपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और शहर पश्चिमी से, जी। तो वहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चित्रकूट तो भगवान राम की तपोभूमि रही है, पावन स्थली है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उस तरह में नहीं रहते, सीधे साधे लोग हैं और विकास चाहते हैं कि विकास हमारे क्षेत्र का हो। और उन्हीं विकास के लिए हम लोग, हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है कि क्षेत्र की जनता तक विकास के सारे कार्य पहुँचे। छोटा सा गांव हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे पठार का क्षेत्र हो, सब जगह विकास के कार्य हों। और हमारे विधायक हैं वो निरंतर प्रयास करते हैं और निरंतर गांव-गांव को दौड़ा करके वहाँ पर जाते हैं, लोगों को काम भी करते हैं। इसी तरह प्रयागराज की शहर पश्चिम विधानसभा है, ये तो शहर की विधानसभा हो गई है। यहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं और मंत्री जी बीच बीच में आकर यहाँ के जनता के बीच में जाते हैं, यहाँ विकास के कार्यों का निरीक्षण करते हैं और जो भी कार्य हुई, जिनकी जो दिक्कतें हों उसका समाधान करते हैं। और सरकार के कार्यों को लेकर हम भी बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाने काम करते हैं और जनता को पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारे सरकार से या हमारे नेताओं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ कोई दिक्कत समस्या है आप फ़ोन करिए, आपका काम फ़ोन में होगा, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों विधानसभाओं में हम कार्यकर्ताओं को फ़ोन से ही काम करते हैं। जो हमारे एंगल का काम हुआ, हमारे स्तर पर ना हुआ, तो हम अपने नेताओं को बताते हैं वो समस्याएं, उनसे वो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनसे भी ना हुआ तो और समस्याएं जटिल हुई तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि अपने असर से कोई समस्या क्षेत्र की बचे ना, जिसको हम लोग दूर ना कर सकें। और इसी उद्देश्य से हम लोग 2022 में भी मैदान में उतरेंगे कि हमने इतना सारा कार्य किया जो अभी तक कोई भी पार्टी ने नहीं किया। और निश्चित रूप से हम लोगों को 2022 में सफलता भी मिलेगी। विकास के कार्य जो हुआ पूरा प्रदेश भर में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो या जो भी हैं, सबके हित के कार्य हुए। अब ये महामारी आ गई बीच में, तब उसके लिए दैवीय आपदा है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे भूकंप आ गया, ओले पड़ गए, तो ये दैवीय आपदा है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है और सरकार सिर्फ मदद ही कर सकती है। तो सरकार निरंतर मदद ही करती रहती है सबकी।
जी, आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी 2022 में दो विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो 2022 में विकास के मुद्दों पर तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम में बताया कि वह जनता के साथ उनके समस्याओं को जानने के लिए उनके पास जाते हैं और उनकी समस्याओं को वह खुद सुनते हैं और उसके निदान के लिए वह हर प्रयास करते हैं। तो हम आगे भी आपको अपने कार्यक्रम में ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।